द्विपक्षीय होती है। आप हमसे कितनी अच्छी कविताएं निकलवा सकते हैं ये आपके ऊपर निर्भर है। वरना हम तो रोज़ कवि सम्मेलन करते हैं, अपनी जो रूटीन की कविताएं सुना के चले जाएंगे आपको। लेकिन अगर आपके अंदर ताकत है आपकी हथेलियों के बीच में, और तालियां बजा करके हम लोगों का उत्साहवर्धन करते रहेंगे, तो हम लोग बहुत अच्छी अच्छी कविताएं सुनाते रहेंगे। विनोद गुप्ता जी का ये प्रयास पहला प्रयास है, और उनका वादा भी है कि ऐसे प्रयास वो आगे भी अक्सर करते रहेंगे, अगर आज का ये कार्यक्रम आपके सौजन्य से, आपके सहयोग से अच्छा होता है तो। आज का संचालन एक नया प्रयोग करना चाहते हैं हम। आपने पुरुषों से संचालन कवि सम्मेलन का बहुत देखा होगा, अक्सर पुरुष ही संचालन करते हैं। कोई ना कोई कवि हम लोगों में से आके और संचालन करना शुरू कर देता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ का नारा देते हैं, तो आज हमने भी सोचा है कि इस कवि सम्मेलन का संचालन हम एक कवित्री को दें। और इस मंच पर डॉक्टर भुवन मोहिनी हैं, बहुत योग्य कवित्री हैं, 2 विषयों में PhD की है उन्होंने, बहुत अच्छा बोलती हैं, कविताएं बहुत अच्छी करती हैं। तो आज हम सब कवियों का मन है कि हम सारे, वो घर पे भी अपने बागडोर संभालती हैं, तो आज इस मंच की भी बागडोर संभालें। मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने मेरे इस वाक्य का समर्थन किया। तो मैं डॉक्टर भुवन मोहिनी जी से अनुरोध करूंगा कि आज अपनी वाणी से, अपनी योग्यता से इस कवि सम्मेलन को संचालित करें, और जितना अच्छा खूबसूरत से खूबसूरत हो सके इसको निभाएं आज की रात। और अपने कवियों से भी अनुरोध करूंगा कि आज खुल के क्रीज पे खेलें। सब लोग अच्छे लोग हैं, ये मेले ठेले का कवि सम्मेलन नहीं है, इनवाइटेड ऑडियंस है, अच्छे लोग हैं, कविता को समझने वाले लोग हैं। विनोद जी का प्रयास है कानपुर में साहित्य की एक ज्योत जलनी चाहिए, और उनके माध्यम से अगर ये ऐसा प्रयास शुरू होता है तो हमारे लिए भी बहुत अच्छा होगा, आप लोगों के लिए भी बहुत अच्छा। आज बहुत बात की हम दिन में, उन्होंने कहा कि 50+ जो थे वो कवि सम्मेलनों में आते नहीं हैं। आज हमने 50+ लोगों को बुलाया है। ये मैंने उनका समर्थन किया कि जो नए लड़के हैं वो सिर्फ शोरगुल करने कवि सम्मेलनों में चले जाते हैं, लेकिन जो शालीन श्रोता है, जो गंभीर श्रोता है, वो कवि सम्मेलनों में जाने से कतराता है। आज एक प्रयास है आप लोगों के लिए, आप लोग जोरदार समर्थन करिए तालियों से। मैं बुलाता हूं डॉक्टर भुवन मोहिनी जी को। शब्द और स्वर की अधिष्ठात्री माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ। बहुत खूबसूरत मानस का ये मंच मून एंड मार्स रिजॉर्ट ने सजाया है, इस मंच को भी बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। आप सभी सुधी श्रोता जो इस काव्य निशा में सम्मिलित होने के लिए आए हैं, आपको विशेष नमन। सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि मेरा पहला संचालन है। हाँ, मैं सच्ची, और मुझे बताया गया है कि ये कवि सम्मेलन भी यहाँ पहली बार हो रहा है। इस पहली बार पे मुझे याद आता है कि एक मरीज जो ऑपरेशन थिएटर में टेबल पर लेटा था, बहुत घबरा रहा था। उसने, डॉक्टर ने उससे पूछा कि भाई इतना क्यों घबरा रहे हो? तो उसने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर साहब ये मेरा पहला ऑपरेशन है। तो डॉक्टर ने कहा कि बेटा चिंता मत कर, ये मेरा भी पहला ही ऑपरेशन है। तो ये मेरा भी पहला है और आपका भी पहला है। ये पहला सफल हो जाए, इसकी कामना हम सब करते हैं। और आज देखिए सबकी आंखों में आंसू है, सभी आंखों में पानी लिए बैठे हैं, हृदय में वेदना है, पीड़ा है, यातना है। ऐसे में अगर कोई संस्था या कोई यूनिटी आपके चेहरे पर एक मुस्कान लाने का प्रयास करती है, ये मून एंड मार्स रिजॉर्ट की पूरी टीम, आपके दोनों हाथ उठाकर तालियां इस टीम के लिए होनी चाहिए कि आपके चेहरे पर मुस्कान बांटने का प्रयास इस कवि सम्मेलन के माध्यम से कर रही है। कहते हैं कि जब कोई अच्छा कार्य करते हैं तो माँ की वंदना, उस ईश्वर को याद करके वो कार्य प्रारंभ किया जाता है। हमेशा ये सौभाग्य जब कवियत्री मंच पर होती है तो उसे मिलता है, लेकिन आज जब यहाँ कुछ परंपराएं बदली जा रही है तो आज हम इस परंपरा को भी बदलते हैं। माँ वाणी की वंदना के लिए या तो छोटा होता है, हमारे घर में जब पूजा होती है तो जो घर का सबसे छोटा होता है हम उससे कहते हैं कि तुम अग्नि दो,
या घर का जो सबसे बड़ा होता है उससे कहते हैं कि आप अग्नि प्रज्वलित कीजिए। तो आज ये जिम्मेदारी मैं आदरणीय विष्णु सक्सेना जी को सौंपती हूँ कि वे वाणी वंदना करें और इस कवि सम्मेलन का आगाज करें। एक बार आप अपने दोनों हाथ उठाकर उन्हें वंदना के लिए। दोस्तों, माँ सरस्वती के चरणों में अपने पुष्प अर्पित करता हूँ। ये शब्दों की देवी है, हम उसके पुत्र हैं। आप भी आज की रात मेरे स्वर में स्वर मिलाइएगा और मैं आप वीणा पाणी से अनुरोध करिएगा कि आज का ये कार्यक्रम सफलता की ऊंचाइयों को छुए। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। हे सरस्वती माँ तुम्हारी प्रथम करता वंदना हूँ। काव्य ज्ञान प्रदान कर दो आज करता प्रार्थना हूँ। आपकी तालियां थोड़ी सी कमजोर है। माँ की वंदना पर ऐसी तालियां होनी चाहिए, मुझे कानपुर को लगाने की आवश्यकता नहीं। एक बार पूरा सदन तालियों से बजाए कि आप इस कविता के तहत में सम्मिलित हैं। बहुत अच्छी वंदना आदरणीय विष्णु सक्सेना जी ने की। ज़माने भर में उसकी कोई औकात नहीं है। चार पंक्तियों से उसकी उनकी वंदना पर कुमकुम का तिलक करती हूँ कि ज़माने भर में उसकी कोई औकात नहीं रहती, आदमी होकर भी उसकी आदमी जात नहीं रहती, और बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में, बड़ा बदनसीब होता है वो शख्स दुनिया में, माँ जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती, माँ जिंदा होकर भी जिनके साथ नहीं रहती। आदरणीय काजल जी कहाँ गई आरजे? वो आपसे कब से कह रही थी कि एक बार जोरदार तालियां बजाइए, जोरदार तालियां बजाइए। अगर ये आपकी जोरदार है तो एक बार मुझे कम तालियां बजाकर बताइए कि कम कैसी होती है। लेकिन आप बहुत आनंद में हैं, उत्साह में हैं। पीछे जो लोग बैठे हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, निवेदन है कि आप भी आगे आकर ज्वाइन करिए। ये निशा आपकी एक यादगार निशा होगी, मैं इस बात का दावा कर सकती हूँ। यहाँ पर जितने भी नाम बैठे हैं ये अपने आप में एक धरोहर है इस देश की। वैसे भी कानपुर ये धरती है जहाँ से संगीत, कला और कविता का जन्म हुआ है। आपको ये बात मालूम है या नहीं मालूम है, लेकिन एक बात मैं आपको बताती हूँ कि कानपुर ऐसा शहर है जहाँ पर
पहला कवि सम्मेलन पूरी दुनिया का हुआ था। इस बात पर आपकी तालियां होनी चाहिए कि पहला कवि सम्मेलन कानपुर से हुआ। बिल्कुल गया प्रसाद सहनी जी 101 साल और कविता का हम ये शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। आप सौभाग्यशाली हैं कि आप इस शताब्दी वर्ष के साथ बैठे हुए हैं, हमारे साथ हैं। आइए मैं धीरे धीरे आपको एक राय देती चलूंगी। राय इतनी है कि आपकी तालियां मिलती रहे, कवि की कोई बात आपके हृदय पर दस्तक दे, आपके हृदय को छुए तो आपकी तालियां उन तक पहुंचती रहे। हालांकि हमारे एक बड़े कवि हुए हैं ओम जी व्यास उज्जैन के, उन्होंने एक बात कही है कि अगर इस दुनिया की जितनी भी दुर्गति हुई है वो सिर्फ राय से हुई है। एक उदाहरण आपको मैं देती हूँ। एक दुकान जहाँ मिठाई मिलती थी उसके बोर्ड पर लिखा था कि यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। एक दिन एक रायचंद वहाँ पहुँचे, उन्होंने दुकानदार से कहा कि क्या यहाँ ताज़ा मिठाई यहाँ मिलती है? बोले बिल्कुल भाई साहब, ऐसी कैसी बात कर दी, यहीं मिलती है। तो बोले जब आपको पता है कि यहाँ मिलती है, मुझे पता है कि यहाँ मिलती है, तो ये इस बोर्ड पर यहाँ लिखाने का क्या माध्यम है, आपने ये यहाँ क्यों लिखवाया? दुकानदार को बात समझ में आ गई, उसने पेंटर को बुलाया और यहाँ पुतवा दिया। अब बचता है हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है। दूसरे दिन एक फिर रायचंद पहुँचा, उसने दुकानदार से कहा कि भाई साहब कभी कभार बासी भी बेचते हो? बोला ऐसी कैसी बात कर दी, आपको पता है कि यहाँ ताज़ा ही मिलती है। बोले जब आपको पता है कि ताज़ा मिलती है, मुझे पता है कि ताज़ा मिलती है, तो ये हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है का क्या औचित्य है? तो दुकानदार को बात फिर समझ में आ गई, उन्होंने पेंटर को बुलवाया और हमेशा ताज़ा पुतवा दिया। अब बचा मिलती है। तीसरे दिन फिर एक रायचंद पहुंचा, बोतल को खांक में दबाकर बोले मिलती है? बोले मिलती है तो एक हमें भी दे दो। बोले तुमने इसे क्या दारू की दुकान समझ रखा है, ये मिठाई की दुकान है। बोले भाई साहब जब आपको पता है कि यहाँ मिठाई मिलती है, मुझे पता है, तो ये मिलती है क्यों लिखा है? दुकानदार को फिर बात समझ में आ गई, उसने पेंटर को बुलवाया और मिलती है भी पुतवा दिया। दूसरे दिन उसने धूप में वो बोर्ड पूरा पुतवा कर सूखने के लिए रखा। अब आपकी तालियां कवि सम्मेलन लायक उठे कि दूसरे दिन जब उसने धूप में सुबह वो पूरा बोर्ड सुखाने के लिए रखा तो एक रायचंद पहुंचा और दुकानदार से बोला कि भाई साहब जब इतना खूबसूरत बोर्ड आपके पास है तो इस पे लिखवाते क्यों नहीं कि यहाँ हमेशा ताज़ा मिठाई मिलती है? तो ये आनंद की बात है, ये राय मैं आपको देती रहूंगी। आइए पहले उस कवि को बुलाते हैं, पहले उस शायर को बुलाते हैं जो दुनिया में कौमी एकता की बात करते हैं। हाशिम फिरोजाबादी उनका नाम होता है। सच मानिए कवि सम्मेलन का मंच हो या उर्दू का मुशायरा, देश की बात करने वाला वो इकलौता चितेरा शायर जो आज इस मंच पर उपस्थित है, वह फिरोजाबाद से आते हैं। हालांकि फिरोजाबाद की चूड़ियां बहुत मशहूर है।